अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट। आई एम इमरान सुल्तान। आज मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त जो है वो आए हैं मिलने। मेरे मेरे कलीग भी हैं। हैदर नाम है उनका। और आज न्यूज़ जहाँ पर मैं काम करता हूँ, जहाँ से मैं एसोसिएटेड हूँ, जो उसके जो है एचआर मैनेजर हैं। और ऑफिस का माहौल तो बड़ा हमारा वैसा रहता है, कुछ उसमें काम शाम ज़्यादा रहता है। और आपको पता है कि जो एचआर के लोग होते हैं वो बड़े, एक फाइनेंस के और एक एचआर के लोग, ये बड़े कसाई समझे जाते हैं, बड़े खतरनाक लोग होते हैं। अल्लाह ताला इनसे बचाए। तो हैदर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। कुछ मैं हैदर से बात करूंगा, कुछ हैदर मुझसे बात करते हैं। चलो चलते हैं हैदर के। जी हैदर, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, खैरियत से? जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी अपने प्लेटफॉर्म पे। मुझे जो है ना आपने एक अपॉर्चुनिटी दी कि आपकी व्यूअर से मैं बात करूं। वह हमने देखे बताया तो ये किया है कि थोड़ी मैंने इनकी तारीफ करनी है, इन्होंने मेरी ज्यादा तारीफ करनी है भाई। ऐसे ऐसे गुजारा करना है। लेकिन फिर भी कहना अच्छा है कि आप एक एक तो ये हम जिस जगह पे बैठे हैं, ये माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, बड़ा कैजुअल स्टाइल में। ऑफिस के आपको पता है मामला जो है वो बड़े वैसे ही होते हैं। बहरहाल जो हमारे दीगर कलीग्स देखेंगे ना तो वो बोलेंगे यार ये अच्छा, हैदर साहब का ये भी एक रूप है, वो तो आपको बड़ा सख्त समझते हैं। इमरान भाई देखें, आपने तारीफ भी कर दी और थोड़ा सख्त भी शो कर दी। इतने साफ तो मैं नहीं एचआर मैंने एचआर और फाइनेंस दोनों का। हाँ, लेकिन एचआर का जो रोल है बेसिकली ऑब्वियसली ऑफिस में जो है तो वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ऑफिस की जो पॉलिसीज़ हैं उसको हम ज़रूर देखते हैं। तो उसमें फिर कोई दोस्त, कोई यार या कोई अच्छी गपशप वाला बंदा जितना भी होता है वो 10 to 6 के बाद होता है। तो उसमें कहीं भी हो आपके ऑफिशियल मैटर्स जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। ठीक है, चले अच्छी बात है। तो क्या ख्याल है, आपने कहा कि मुझे कुछ बात, चूंकि आप एचआर से आपका ताल्लुक है, और मैं चाहूँगा कि इस वक्त जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, मेरे उनसे हम ज़रा बात करें। अ, सबसे पहले तो ये डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इसके बारे में हमें बताइएगा। और दुनिया में इस वक्त किस लेवल पे है, पाकिस्तान जो है वो किस लेवल पे है? हम ह्यूमन रिसोर्स की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन बुनियादी क्या ये महकमा, ये डिपार्टमेंट जो है, इसके अगराज व मकासद क्या है बुनियादी तौर पे एचआर डिपार्टमेंट के? देखिए मैम भाई, दुनिया की कोई भी कंपनी हो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ज़रूर होगा। दानिस्ता ना दानिस्ता अगर उस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए ना किया जाए, लेकिन रोल ह्यूमन रिसोर्स का ज़रूर होता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बेसिकली उसका जो रोल होता है वो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। और उसमें एम्प्लॉय की फैसिलिटेशन भी है और मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ भी है, तो उसको मेक श्योर करता है। ह्यूमन रिसोर्स के कुछ फंक्शंस हैं जैसे टैलेंट एक्विजिशन है, एम्प्लॉय रिलेशन है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, एम्प्लॉई इंगेजमेंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। तो ये सारे फंक्शंस जो है ना वो एचआर डिपार्टमेंट करता है। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से लोग डरते हैं, वाकई में डरते हैं। उसका रीज़न ये है कि हायरिंग भी उनकी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से होती है और फायरिंग भी वहीं से होती है। और उसके बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल है, उसका इंक्रीमेंट है, उसकी अटेंडेंस है, उसकी सैलरी है, वो सारी चीज़ें कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स हैं, या फिर उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, या उसके एम्प्लॉय रिलेशंस हैं, या कोई पॉलिसीज़ ऐसी चीज़ें, वो सारी एचआर से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, एक चीज़ पाकिस्तान में, क्योंकि मैं भी जो प्रोग्राम्स वगैरह करता हूँ तो बिजनेस और फाइनेंस के हैं सारी चीज़ें। और अ, दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे यहाँ जो सीट कल्चर है, दूसरा हम बात करते हैं कॉर्पोरेट कल्चर की। ठीक है, आप बात कर रहे हैं हार्डकोर कॉर्पोरेट कल्चर की। ठीक है, तो पाकिस्तान में इन परसेंटेज वाइज अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कितने परसेंट आप समझते हैं कि जनाब पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट्स है या कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, और कितना ऐसा है कि जहाँ पे ये चीज़ें है ही नहीं, वहाँ पर मतलब फर्द वाहिद की मर्जी और मंशा होती है, वो किसी को भी हायर करे, किसी को भी फायर करे, कोई भी सारी चीज़ें करे। तो हायरिंग फायरिंग क्या एचआर के होते हुए इतनी आसान होती है किसी भी सेठ के लिए या किसी भी ओनर के लिए? लेट से आप जिस इदारे से ताल्लुक़ है उसमें भी एक फैमिली है जो कि मालिकान कहलाते हैं। तो एचआर का जो रोल है, क्या ऐसा होता है कि मालिकान को अगर किसी की शक्ल पसंद नहीं तो फिर एचआर जो है, या एचआर जो है रेजिस्ट कर सकता है? ये मैं जानना चाह रहा था। देखिए, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पूरी दुनिया में तो बहुत पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन पाकिस्तान में बहुत लेट स्टार्ट हुआ। इसलिए कहा जाता है कि
80s के एंड में या 90s में पाकिस्तान में जाके ह्यूमन रिसोर्स स्टार्ट हुआ। ह्यूमन रिसोर्स स्टिल 2023 में हम एंटर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट प्रॉपर इस्टेब्लिश नहीं है। क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट से पहले भी लोग काम करते थे, वो पर्सनल डिपार्टमेंट कहलाता था, तो आज भी पर्सनल डिपार्टमेंट की तरह काम करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी कंपनीज आपको परसेंटेज वाइज मैं आपको उसमें नहीं बता सकता, लेकिन मैनी ऑफ कंपनीज आपको ऐसे दिखेंगे जहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड एचआर डिपार्टमेंट है। और ये मैं इसकी मिसाल ये दूंगा कि अगर आप घर के बड़े हैं तो आप अपने घर के रूल कवानीन खुद बनाते हैं। आप अपनी कंपनी को कैसे चलाना चाहते हैं वो उस सेट पे डिपेंड करता है, उस सीईओ पे डिपेंड करता है। हमारे मुल्क में एक चीज़ देखी गई है प्रैक्टिस के, सेट ही सीईओ हैं। तो सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर अगर सेट हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सारे इख्तियारात उनके पास है, सारे डिसीजन उनके पास हैं, वो एक सेट या माइंड से सोचते हैं। नहीं, ये बात जो है ये सिर्फ इख्तियारात के हवाले से, जब हम चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो वो डे टू डे बिजनेस जो है वो रन करता है ना, सारी चीजें, तो जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। अगर किसी का फैमिली बिजनेस है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उतना कॉम्पिटेंट सीईओ भी हो। मगर किसी जो कोई प्रोफेशनल सीईओ होगा वो एक अलग होगा। तो यही ड्रॉबैक है। हाँ, यही ड्रॉबैक है। ये जो सेट या कल्चर डेवलप हुआ है या उसकी जो मिसाल दी जाती है वो इसी तरह की कंपनीज की दी जाती है जहाँ पे सेट ज़्यादा चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट होते नहीं हैं हर एक फंक्शन में इंक्लूडिंग एचआर, और वो अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए, जो आपने कहा कि शक्ल पसंद नहीं आई तो ये बस बंदे को मैं देखना नहीं चाहता, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी होता है। लेकिन ऐसे में एचआर डिपार्टमेंट एग्जैक्टली मैं उसी बात उसमें ये होता है कि एचआर डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं है, वो एम्प्लॉय के लिए भी है। वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट जाके स्टैंड लेता है, एचआर डिपार्टमेंट जाके उसके रीजंस पूछता है, क्योंकि आजकल के दौर में इतना आसान नहीं है किसी एम्प्लॉय को निकालना। आपके पास लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, वो आपको फायर बैक कर सकती है। अगर सेट की तरफ से या किसी लाइन मैनेजर की तरफ से ऐसा कोई डिसीजन आ रहा है तो एचआर का काम है उनको कवानीन बताना, उनके प्रोसेस बताना कि अगर परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है या फिर कोई लाइन मैनेजर के साथ एथिकल इश्यूज हैं या वर्क प्लेस इश्यूज हैं तो उसको सॉल्व किया जाए, या उस पर एक्शन लेने के तरीक़ेकार हैं, या किसी को सर्विसेज से डिसएसोसिएट करने के भी तरीक़ेकार हैं। वो सारी चीज़ें लीगली बाउंड है और एचआर का ही उसमें बहुत बड़ा रोल है कि उस सेट को, सीईओ को, लाइन मैनेजर को, एचओडी को एजुकेट करें कि इस तरीके से आपको इस प्रोसेस को करना है। जहाँ पे कमज़ोर एचआर डिपार्टमेंट होता है, वेल डेवलप नहीं होता, एस्टैब्लिश नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वो डिसीजन लिए जाते हैं जो कि ज़्यादती होती है एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब ज़ाहिर कि ये सारी बातें हैं, बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में आपको मुआशी हालात पता है, इस और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बड़ी स्लो डाउन है। बहुत से लोग ऐसे जिनको बहुत से इदारों में 2-2, 3-3 महीने सैलरीज वगैरह नहीं मिलती, तो ऐसे में कहाँ खड़ा है फिर एचआर डिपार्टमेंट? उसकी क्या जिम्मेदारी है टुवर्ड्स जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के दरमियान? देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट बीच में बहुत ज़्यादा मार्केट में था कि एचआर डिपार्टमेंट जो है ना, उसमें एक एचआर प्रोफेशनल का जो रोल था वो ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर था। जब आप बिजनेस पार्टनरिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ऑनर के साथ, कंपनी के साथ स्टैंड बाय स्टैंड, शोल्डर टू शोल्डर आप खड़े हैं। तो आप हर चीज़ के लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के साथ बराबर के शरीक हैं या ज़िम्मेदार हैं। तो जहाँ सैलरीज लेट हो रही हैं वहाँ पे एचआर के लिए चैलेंजेस तो हैं, लेकिन एचआर को रिटेंशन में भी बहुत प्रॉब्लम है। एचआर को एम्प्लॉयज़ को जवाब देने में भी बहुत प्रॉब्लम है। वहीं पे एचआर जो है ना वो एड्रेस करता है इसमें एक नया कॉन्सेप्ट जैसे एचआर का स्टार्ट हुआ, एचआर बैलेंस स्कोर कार्ड। उस बैलेंस स्कोर कार्ड में देखा जाता है बेसिकली कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त कहाँ खड़ी है और आपको इस वक्त क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ऑल्दो एचआर आपको बिजनेस तो ला के दे सकता, लेकिन एचआर जो बिजनेस लेकर आ रहे हैं उसको उनके साथ मिलकर काम कर सकता है, आपके गोल अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन अगेन इस तरह के इश्यूज़ में, जो कि फाइनेंशियल इश्यूज़ किसी भी कंपनी के साथ हो सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल क्रंच आता है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ही एचआर के लिए, क्योंकि आपने लोगों को रिटेन भी रखना है और जो आप रिटेन नहीं हो रहे, जा रहे हैं, आपसे टर्नओवर आपका बढ़ रहा है, फिर आपको नए टैलेंट को हायर करना है। तो हाउ वुड यू हायर न्यू टैलेंट? क्योंकि आप मार्केट में पता होगा कि आप लोग सैलरी नहीं दे रहे या टाइम पे नहीं दे रहे, व्हाई दे वुड जॉइन यू? आजकल के दौर में कैंडिडेट्स आपसे पूछते हैं कि पहले हम पूछते थे कि व्हाई शुड वी हायर यू, अब वो आपसे कहते हैं कि व्हाई शुड वी जॉइन यू? व्हाट डिफरेंट आर यू पेइंग? लाइक सैलरी है, बेनिफिट है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके कंपेटिटर के साथ
के हिसाब से, जिसको हम कंपैटिटिव एडवांटेज कहते हैं, हाँ। आपके पास क्या कंपैटिटिव एडवांटेज है जो आप एक कैंडिडेट को दे रहे हैं जो आपको ज्वाइन करे? तो दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर एचआर एज वेल। ठीक है। अच्छा, मुझे जो है ना, अब ज़ाहिर है कि हम दोनों इस वक्त, आप मैनेजमेंट में हैं और मैं ऑन स्क्रीन न्यूज़ मीडिया में, लेकिन हम दोनों एम्प्लॉयज़ हैं। हम दोनों एम्प्लॉइज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं। और बात ये है कि मुझे जो है बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं कि जनाब हमने ज्वाइन करना है, हमने, तो मैं क्या करता हूँ, उनका सीवी लेके और कुछ टिप्स अगर किसी के हैं तो मैं एचआर को फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप ठीक है। लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो बल्क हो जाता है। फिर वो फॉलो अप मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हमने चीज़ें भेजी थी, और मेरा एक ही जवाब होता है कि जनाब मैंने एचआर को रेफर कर दिया है। तो वहाँ क्या सिलसिला होता है आपके पास कि जब कभी वैकेंसी होती है आप उसी वक्त देखते हैं, या आप अपनी पाइपलाइन में रखते हैं चीज़ों को, वहाँ क्या चीज़ें होती है, किस तरह से मैनेज करते हैं? देखें, इसमें एक्टिव एंड पैसिव हायरिंग की बात होती है। एक तो होती है कि आपके पास पोजीशन है, आप उसकी जगह अगेंस्ट हायर कर रहे हैं, जिसको रिक्रूटमेंट नॉर्मली नाम दिया जाता है। और एक होती है टैलेंट एक्विजिशन। टैलेंट एक्विजिशन में आप थ्रू आउट ईयर टैलेंट को अक्वायर कर रहे होते हैं और आप उसको रेडी रखते हैं फॉर दी वैकेंट पोजीशन, वो जब भी अराइज होती है आपके पास। लेकिन इस सवाल आपका बहुत अच्छा है, आई वुड अप्रिशिएट कि इससे लोगों को फ़ायदा हो। नॉर्मली लोगों के कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जिसकी वजह से वो रिक्रूटर को या किसी भी एचआर डिपार्टमेंट को कसूरवार ठहराते हैं कि हमें कॉल नहीं आती। जैसे आपने कहा कि आपने सीवी दे दी या कहाँ अप्लाई करना चाहिए, आपको दिया। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक जो रिक्रूटर होता है, एक सीवी शॉर्टलिस्ट करने वाला बंदा, चाहे वो टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट है या एचआर प्रोफेशनल है, उसके पास सीवी को गो थ्रू करने के लिए जो शुरू का टाइम होता है, एक रिसर्च के मुताबिक वो 10 से 15 सेकंड होते हैं। 10 से 15 सेकंड में एक सीवी? एग्जैक्टली। उसकी वजह यह है कि उस 10 से 15 सेकंड में वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये सीवी साइड पे रखनी है या इसको मजीद मुझे पढ़ना है। तो दैट मीन दिस इज योर फर्स्ट इंप्रेशन एंड यू नेवर गेट सेकंड चांस फॉर योर फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि आपकी जो सीवी जाती है ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाती है। नॉर्मली सीवी में लोग इतने कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो कि आम हो चुकी हैं, और वही सीवी ही बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी जगह एंटर होने के लिए एक की का काम करती है, और वहीं से आप रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं है कि बायोडेटा, सीवी, रिज्यूमे, ये जी, आपने इसके ऊपर एक वो भी किया था। जी, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो की थी। मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ पे मौजूदगी है आपकी, तो उससे फ़ायदा उठाऊँ कि क्या मेन डिफरेंस है तीनों? देखिए, मैं बड़ा कंसाइज करके बता देता हूँ। बेसिकली सीवी एक शॉर्ट फॉर्म है करिकुलम विटाए का, और ये एक फ्रेंच वर्ड है, और इसमें होता ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट होता है सीवी, ये 3 से 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है। और ये 3 से 4 का मतलब ये है कि इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। हम नॉर्मली स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी सीवी बनाएं, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ये अपने प्रोजेक्ट की डिटेल इसमें मेंशन करें, अपनी थीसिस मेंशन करें, और उसमें फिर अपनी कंट्रीब्यूशन बताया, क्या वैल्यू ऐड किया उन्होंने। इसी तरीके से जो लोग एक्सपीरियंस हैं और अपनी अचीवमेंट और ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन करना चाहते हैं, तो वो सीवी बनाएं, ताकि वो अपने उस पोजीशन को क्लियरिफाई करना चाह रहे हैं रिक्रूटर को, मैंने ये काम किए हुए हैं। क्योंकि जो नॉर्मली आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होती है वो कीवर्ड से होती है, तो उसके लिए आपको सीवी बनानी चाहिए ताकि आप उसमें ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें क्लियर मेंशन करें। रिज्यूम में आपका एक लातीनी ज़बान के लफ्ज़ है जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है समरी का, और रिज्यूम में आपके 2 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट होता है। तो उस 2 पेजेस डॉक्यूमेंट में हम नॉर्मली एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो अपनी रिज्यूमे बनाएं, क्योंकि 2 पेजेस डॉक्यूमेंट ईजी होता है पढ़ने के लिए भी, अंडरस्टैंड करने के लिए भी, और उसमें बहुत कंसाइज चीज़ें होती हैं। उसके कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। वो ये होती है कि आप अगर सीवी अपनी बना रहे हैं, बायोडेटा बना रहे हैं, या फिर आप रिज्यूमे बना रहे हैं, तो गॉन आर दोज डेज जब हम ऑब्जेक्टिव में लिखते थे। अब ऑब्जेक्टिव ना लिखें भाई, आप 99% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनके सीवी में ऑब्जेक्टिव क्या लिखा होता है, वो कॉपी पेस्ट होता है। तो उस जगह आप समरी, वो कॉपी पेस्ट भी बेचारा वहाँ का होता है जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, डिफरेंटली लिखा होता है, जो सीवी बनाने वाले वो सबका एक ही उठा के एग्जैक्टली। तो आप अपनी प्रोफाइल समरी लिखें। इसी तरीके से आप ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना लिखें, आप उसको अपनी अचीवमेंट लिखें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हम आपसे ये नहीं कहती कि आप क्या किया है, वो कहती है कि आपकी अचीवमेंट क्या है, व्हाट वैल्यू डिड यू ऐड, जहाँ पे आपने काम किया वो क्या वैल्यू ऐड किया आप। ठीक। इसी तरीके से आप अपनी सीवी को, एक ही सीवी को हम उठा के सबको भेज देते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक एडवर्टीजमेंट के हिसाब से अपनी सीवी को कस्टमाइज करनी चाहिए। आप उस एड, बेसिकली जब सीवी आती है, अब वो टाइम नहीं है कि आप रिक्रूटर बैठे और एक सीवी को रिव्यू करें। होता ये है कि एक पोजीशन मैंने आज दी, उसके अगेंस्ट 1000 ऑफ सीवीज आते हैं, तो वो शॉर्टलिस्ट होती है कीवर्ड्स पे। तो आप अपनी सीवी को
कस्टमाइज करें, उस जॉब एडवर्टीजमेंट को देखकर वो अल्फाज यूज़ करें जो कि वो कीवर्ड्स यूज़ करें जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट में यूज़ की है, दैट वुड इंक्रीज द चांसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ योर रिज्यूमे। उसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी सीवी में लिखा है हायरिंग, उन्होंने वहाँ वर्ड यूज़ किया रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन। तो इसी तरीके से अल्फाज देखें कि उस एड में क्या लिखा हुआ है, तो अपनी सीवी को कस्टमाइज़ करें। इसी के साथ साथ बायोडेटा, बेसिकली ये ओल्ड फैशन वर्ड है सॉरी, उसमें बायोग्राफिकल डेटा बेसिकली है, शॉर्ट फॉर्म है बायोडेटा। तो बायोडेटा पहले बनता था बायोग्राफिकल डेटा, और उसमें आपकी जो है ना ज़्यादातर पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती थी, आपकी नेशनैलिटी, आपके सिटीज़न कहाँ के हैं, आपकी एकेडमिक बड़े शॉर्ट फॉर्म में लाइक लास्ट डिग्री आ गई, आपका कहाँ जॉब कर रहे हैं, तो वो एक पेजर डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन अभी एक चीज़ मैंने देखी है, नॉर्मली जो सीनियर लोग आ जाते हैं, जो सी लेवल की पोजीशंस होती हैं या बहुत की पोजीशन में जो लोग होते हैं बेसिकली, वो अब ना बायोडेटा बनाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो समझते हैं कि रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं है, वो सारी चीज़ें 1 to 1 क्लियर हो जाती है, उनकी पोजीशन ही क्लियर होती है, एक पेज का डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें ये मेंशन होता है कि यू हैव 25-30 प्लस इयर्स एक्सपीरियंस, एंड यू आर वर्किंग एज अ सीईओ, यू आर वर्किंग एज अ जीएम एचआर, यू आर वर्किंग एज अ जीएम प्लान डिपार्टमेंट या डायरेक्टर। तो ये बेसिकली डिफरेंट है इन तीनों डॉक्यूमेंट का। लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आप रिज्यूमे बना रहे हैं, आप सीवी बना रहे हैं या बायोग्राफिकल डेटा बना रहे हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, आप ने आज वक्त निकाला, टाइम निकाला, और कोई और ऐसा पॉइंट जो इस वक्त आप चाहें कि मौजूदगी से फ़ायदा उठाएं और मेरे व्यूवर्स जो हैं या हमारे व्यूवर्स जो हैं वो ज़रा से और देखें, चीज़ें तो बहुत हैं, वो इन सीक्वेंस हैं। इसी तरीके से लोग जब सीवी तो भेज देते हैं, अब कॉल भी आ गई है आपको, लेकिन जब कॉल आ गई आपके पास, तो उसके बाद फिर आपको वो कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते हैं इंटरव्यू पे जाने से पहले, उस चीज़ को देख लेना चाहिए। उसमें ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपको ये तो डिफरेंस पता चल गई और आपको कॉल भी आ गया, अब आप क्या करेंगे? फिर लोग ढूंढेंगे इमरान सुल्तान ने इसके आगे वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई, फिर इसके बाद क्या करना है। बेसिकली होता यही है कि आपको जब इंटरव्यू कॉल आ गई, तो आपको सबसे पहले तो अपनी सीवी देखनी है कि मैंने सीवी में लिखा क्या है, क्योंकि आपसे वही पूछा जाता है जो आपकी सीवी में लिखा हुआ है। और नॉर्मली मैंने 1000 ऑफ इंटरव्यूज़ किए हैं, हज़ारों इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं, और ऑन एवरेज मैं 10-15 लोगों से रोज़ाना मिलता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठ के कहते हैं ये मेरी सीवी में लिखा हुआ है, तो वो उनकी सीवी में नहीं, उनको जो लिखा उनको पता ही नहीं होता। तो आपको अपनी सीवी रिव्यू करनी है कि उस एम्प्लॉयर को आपने क्या सीवी भेजी थी, उस वेबसाइट को देखनी है जिस जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उनकी वेबसाइट पे क्या है, उस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करें, उस जॉब के बारे में जानने की कोशिश करें, उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ें। तो ये कॉमन ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर कुछ सवाल बड़े कॉमन हैं जो हम यूट्यूब पे खोलें या आपने खुद इंटरव्यू दिए हैं तो आपको पता होगा कि एम्प्लॉयर्स का ये बड़ा बेहतरीन काम है आपका इंटरव्यू करना बड़ी आसानी से, सारा सब कुछ आप पे ही छोड़ देना। आपसे कहते हैं कि मिस्टर इमरान, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो एटलीस्ट आपको अपना इंट्रोडक्शन क्या देना है, आपको उसके लिए रेडी होना चाहिए। आप उसकी प्रिपरेशन कर लें। ठीक है। उसमें एक आइडिया मैं ऐड करूंगा, अगर आप एक्सपीरियंस है तो अपने एक्सपीरियंस से स्टार्ट करें, अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो आप अपनी क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करें। तो ये आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके इंट्रोडक्शन का हो गया, फिर व्हाई शुड बी हायर यू, वो आपको अपनी यूएसपी पता होनी चाहिए कि मेरी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है जो मुझे डिफरेंशिएट करती है दूसरों से। मतलब हम कहते हैं कि मेरे पास 10 कैंडिडेट्स हैं, अमंग ऑफ दीज कैंडिडेट्स में आपको ही क्यों हायर करूं, तो आपको अपनी एक यूएसपी बतानी है। आपने उनको ये नहीं बता सर आपकी मर्जी, नहीं, आपने अपनी एक वैल्यू बतानी है उनको, एक एडवांटेज बताना है जो आपके पास है। अच्छा, एक चीज़, ये वर्ल्ड वाइड बड़ी चेंज हुई है। मिसाल के तौर पे आप अगर एक डेकेड पीछे चले जाए 10-12 साल पहले, तो होता ये था कि अगर मैं किसी को इंटरव्यू कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम में और उस वक्त अगर मैं कुछ नोट्स लेकर बैठा हूँ तो वो बड़ा मायूब समझा जाता था कि कुछ नोट्स लेकर बैठना और ऐसी कोई चीज़ लेके बैठना, और अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन अब जो है ये चेंज हो गया है कि आप अगर किसी के साथ बैठे, किसी को इंटरव्यू कर रहे हो और आप अपने नोट्स वगैरह प्रॉपर पॉइंट्स लेकर बैठे, तो एक तो अभी तो ये इंप्रेशन है कि यार कोई बंदा जो है कुछ लेके बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये चेंजेस हुई है। दूसरा ये कि मुझे कभी कभी कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ में कि आप अगर 10-15 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं और इसका मतलब जो है वो मार्केट पे कभी ये लिया जाता है कि यार किसी और ने आपको पिक ही नहीं किया, आपकी कोई वर्थ ही नहीं है। भी अच्छा, फिर दूसरा ये कि अगर आपके सीवी में पिछले 8-10 साल में 4-5 जो है वो कंपनीज अटैच है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहीं कंसिस्टेंसी के साथ काम ही नहीं किया, आप वहां से शायद निकाले गए या आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी नहीं है। ये मुझे बताइए इस वक्त क्या इन्हें किस तरह से देखा जाता है इन दोनों फॉर्मेट्स को, क्योंकि मैं पिछले अगर 18 साल से
आज न्यूज़ के साथ हूँ, तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि मुझे कहीं और से ऑफर नहीं हुआ या इस तरह की कोई चीज़ है, बल्कि मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वर्क क्या है, चैनल के लिए मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये मैं ज़रा जानना चाहता हूँ। अभी 2 एस्पेक्ट्स इसमें हैं जो आपने सवाल किए हैं। पहला तो ये है कि आप जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो डॉक्यूमेंट आपने कहा, तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इंटरव्यू एक टाइप का नहीं होता। इंटरव्यूज़ के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। स्ट्रक्चर्ड बेस्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड बेस्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, बिहेवियरल बेस्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, तो सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यूज़ होते हैं। तो नॉर्मली जिसमें डॉक्यूमेंट आपके सामने रखा हुआ होता है, तो वहाँ पे कॉम्पिटेंसीज़, उस पोजीशन के कुछ केपीआई डिफाइन होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं और सबसे वो इस सेम सवालात पूछे जाते हैं, जो कुछ लिखे हुए सवालात को देख के आपको सवाल पूछे जाते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड वो होते हैं जो आप सीवी आपने देखी और सीवी से हमने आपसे एक सवाल पूछा और आपने उसका जवाब दिया और आपके जवाब से ही मैंने एक और सवाल निकाल लिया और वो फर्दर डिस्कशन बेस आपकी जाती है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं। इसी तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इसी तरीके बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यूज़ होते हैं। तो अब वक्त के हिसाब से रिक्रूटमेंट में, टैलेंट एक्विजिशन में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। अब जैसे आईक्यू बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो चीज़ें होती हैं चेक करने के लिए आपकी। उसी तरह आपकी पर्सनालिटी बेस्ड इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें आपके एमबीटीआई के थ्रू आपकी पर्सनालिटी को जानते हैं कि किस पर्सनालिटी के आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत सारी पर्सनालिटी टाइप्स हैं, तो उसमें से फाइंड आउट किया जाता है कि उस जॉब के हिसाब से आप सूटेबल हैं कि नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है वो थोड़ा सा तल्ख है और वो हकीकत है। जब आपके सामने सीवी आती है, तो जब उसकी फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है जिसने 10 साल काम किया, उसने 10 साल में 6 कंपनीज चेंज की हैं, और एक कैंडिडेट है जिसने 10 साल स्टार्ट किया और उसी कंपनी में बैठा हुआ है, तो वहाँ पर जो 10 साल में एक ही कंपनी में बैठा हुआ है या 15 साल से एक ही कंपनी में है, तो उस प्रोफाइल में ये देखा जाता है, उसके प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स दोनों हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। अगर उसका स्टार्ट असिस्टेंट से हुआ है और स्टिल वो असिस्टेंट या ऑफिसर है, तो दैट मीन देयर वाज सम प्रॉब्लम, अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ था। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि इस पूरे एरा में, इस पूरे सर्विस में जहाँ से उसने स्टार्ट किया, उसने वक्त के साथ साथ ग्रो किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अपने लिए एक वैल्यू समझा, एक एसेट समझा, तो उन्होंने उसको रिटेन किया, जाने नहीं दिया। वक्त के साथ साथ उसको, उसकी ग्रोथ होती रही, तो फाइनेंशियली भी उसकी ग्रोथ होती रही, उसकी डेजिग्नेशन भी ग्रोथ होती रही उसकी, और वो आज जिस पोजीशन पे है, इसका मतलब है अगर वो स्ट्रगल, वो करियर आपका जो शो हो रहा है उसमें सक्सेशन प्लानिंग शो हो रही है, तो दैट मीन ही इज एट अ राइट पोजीशन उस कंपनी में, उसने अच्छा किया। और उसका पॉजिटिव पॉइंट ये होता है एम्प्लॉयर के लिए कि ये कैंडिडेट कहीं जाएगा नहीं, भागेगा नहीं, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एक ही कंपनी में बैठ के काम कर रहे हैं इतने अरसे से। चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपने आप को फॉल करता हूँ सेकंड कैटेगरी में जी, क्योंकि इसमें सही गलत कुछ भी नहीं, यू आर द ओनली वन जिसने अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं या फिर आपकी ग्रोथ हो रही है। एम्प्लॉयर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब नहीं देगा, लेकिन दिस इज़ योर करियर, तो करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी हिसाब से अब दूसरे कैंडिडेट को ले लें जिसने 10 साल के अंदर 6 कंपनीज चेंज कर ली। आई हैड अ कैंडिडेट यस्टरडे जिसने 8 साल में 8 कंपनीज चेंज की, और मैं 12 साल से एक ही कंपनी में बैठा हूँ। तो मैं उसको इवैल्यूएट इस तरीके से कर रहा था बेसिकली कि सम टाइम ये वाकई में उस कैंडिडेट का प्रॉब्लम होता है, सम टाइम उसके साथ अनफॉर्चुनेट होता है, कंपनी बंद हो गई, कोविड आ गया, हालात ठीक नहीं थे। लेकिन ये हकीकत है, जब आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है और आप ऑर्गेनाइजेशन में साल 1.5 साल के बाद मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगला एम्प्लॉयर आपको बुलाते हुए 10 बार सोचेगा कि मैं इस पे क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं इसको क्यों टाइम दूं, मैं इसकी क्यों ट्रेनिंग करूं। जब ये 6 महीने साल बाद जब इसको 5,000 10,000 15,000 ज़्यादा मिलेंगे, हिल मूव। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसलिए हम कंसीडर करते हैं, नॉर्मली कैंडिडेट को कहते हैं, जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो पहला साल तो आप ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को, कल्चर को, आप काम को सीखते हैं। दूसरा साल जो आपने सीखा था उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड थर्ड ईयर आपका होता है जहाँ पे आप डिजर्व करते हैं प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, सारी चीज़ों के लिए। मिल रही है तो वेल एंड गुड, गो अहेड, नहीं मिली देन मूव। तो इसीलिए 3 साल एक कंपनी में कम से कम आपको ठहरना चाहिए। ठीक है। कहीं भी आप ज्वाइन करते हैं तो अपना गोल बनाएं कि मुझे अपने करियर के हिसाब से यहाँ पे कितना स्टे करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हैदर। और कम से कम एक वो जो इम्प्रेशन था ना कि बड़े खतरनाक होते हैं एचआर वाले, ऐसा नहीं है। इतने खतरनाक किसी दिन मैं फाइनेंस वालों को भी लेके बैठूंगा, डायरेक्टर फाइनेंस को भी लेके बैठूंगा कि भाई थोड़ा सा जरा बताइए क्या चीज़ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और उम्मीद है आपके व्यूअर्स को इससे फ़ायदा होगा। एंड ऑन योर बिहाफ आई वुड आस्क टू योर व्यूअर्स के इमरान भाई को सपोर्ट करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ भी शेयर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच।